दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के 38 जिलों में से 18 जिलों के पीने के पानी पीने लायक नहीं है। जी हाँ, 18 जिलों के पानी में जहर मिला हुआ है। अगर आप भी इन 18 जिलों में से किसी जिले में रहते हैं तो फिर आपके लिए जरूरी खबर है। जी हाँ, क्योंकि बिहार के 38 में से 18 जिलों में पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा बड़ी है, यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से गॉल ब्लैडर के कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसमें अधिकतर जिले गंगा के किनारे बसे हैं। जब बिहार के 18 जिलों के भूजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाई गई है, इसका मतलब है कि इन इलाकों के भूजल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तय की गई 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की मानक मात्रा से अधिक आर्सेनिक मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक इन इलाकों के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आर्सेनिक प्रदूषित पानी पी रहे हैं। बीते दिनों में इन 18 जिलों के अलग अलग क्षेत्रों से जमा भूजल के 46,000 नमूनों का अध्ययन किया गया था। इसमें यह बात सामने आई है कि बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, पटना, वैशाली, सारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, खगड़िया और समस्तीपुर जिले में आर्सेनिक प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। यह खास बात यह है कि ये सभी गंगा किनारे के तटवर्ती जिले हैं। बक्सर, भोजपुर और भागलपुर भूजल में आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक पाई गई है। इनमें बक्सर जिले में सबसे ज्यादा प्रति लीटर 1906 माइक्रोग्राम आर्सेनिक पाया गया है। बात करते हैं कि मुस्लिम धर्म के रमज़ान मुबारक का पाक महीना इन दिनों चल रहा है। जब इस्लाम को मानने वाले इसे बरकतों और फिर रहमतों का महीना बताते हैं, इसलिए अल्लाह की इबादत में मुसलमान पूरे महीने रोज़े रखते हैं। रोज़ा के साथ साथ हर मुसलमान कुरान की तिलावत और अल्लाह की इबादत दिन भर करते हैं। जब रोज़े की शुरुआत हर सुबह सहरी खा करके की जाती है। इसके बाद अन्न का एक दाना या फिर पानी की एक बूंद भी नहीं लेते हैं। जब शाम के वक्त निर्धारित समय पर इफ्तार करके रोज़ा मुकम्मल होता है। इफ्तार से पहले नमाज के साथ रोज़ा खोला जाता है। जब इफ्तार का आयोजन सामूहिक रूप से भी किया जाता है। जब आजकल इफ्तार की भी चलन जोरों पर है। जी हाँ, खास करके राजनीतिक पार्टियों में। जहाँ अलग अलग शहरों में सहरी और इफ्तार का वक्त अलग अलग होता है। विभिन्न शहरों में इफ्तार के वक्त में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो अब बात करते हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। जय रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसईबी मैट्रिक की रिजल्ट 28 मार्च को घोषित किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड ने ऑफिशियल डेट की घोषणा नहीं की है। बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्र अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in के माध्यम से बिहार बोर्ड 10वीं के परिणाम देख सकेंगे। बिहार बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर 6 मार्च को कक्षा 10वीं की आंसर की 2023 जारी कर दिया था। जी हाँ, छात्र 10 मार्च तक उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने में सक्षम थे। तो अब बात करेंगे कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत का राजमार्ग ढांचा 2024 तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा, जिसके लिए समयबद्ध मिशन मोड में काम चल रहा है और ग्रीन एक्सप्रेसवे और रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतमाला फेज 2 के लिए जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है और एक बार इसके बाद यह देश में एक मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि भारत के राजमार्ग 2024 तक अमेरिका के बराबर हो जाएंगे। भारत की लंबाई और चौड़ाई में हरित एक्सप्रेसवे के नेटवर्क सहित एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समयबद्ध मिशन मोड में काम चल रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस साल 16,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 5 साल में बढ़ा करके 50,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। अब बात करेंगे कि बिहार के गया में बचपन का प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेमिका 250 किलोमीटर दूर अपने घर से भाग करके प्रेमी के घर पहुंच गई। जी हाँ, झारखंड के धनबाद की रहने वाली प्रेमिका के घर से भाग करके गया जिला पहुंचने के बाद प्रेमी युवक के घर में खलबली मच गई। जी हाँ, यानी कि झारखंड के धनबाद से प्रेमिका गया जिला में आ गई अपने प्रेमी के घर। जब कई तरह के हालात हुए,
किंतु अंत में प्रेमी युगल के थाने में शादी करा दी गई। ये शादी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रेमिका 250 किलोमीटर दूर से प्रेमी के घर अचानक पहुंची थी, जब दोनों को बचपन में ही प्यार हुआ था। परिवार वालों के विरोध के कारण बालिग होने के बाद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में प्रेमिका ने बड़ा कदम उठाया और फिर अपने परिवार वालों का विरोध करके सीधे प्रेमी के घर पहुंच गई और यहां पर आकर के खूब ड्रामा हुआ। उसके बाद शादी भी हो गई। जब प्रेमिका अपने प्यार को पाने के लिए अपने परिवार का विरोध करके झारखंड के धनबाद से करीब 250 किलोमीटर दूर गया जिले के कोच प्रखंड के अंतर्गत आंती ओपी के निस्पुर गांव में पहुंची थी, प्रेमी के घर पहुंच करके उसने सीधे शादी करने की बात कही। जहां अपने बचपन के प्यार का हवाला दिया और हालिया वर्षों में मोबाइल से बातचीत में किए गए वादे को याद दिलाया। लड़की के इस तरह की अचानक शादी को अड़े रहने को लेकर के लड़के के परिवार वाले भी काफी पसोपेश में आ गए, किंतु प्रेमिका के जुनून को देखते हुए उन्होंने आखिरकार दोनों की शादी कराने का निर्णय लिया और दोनों की शादी हो गई। दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद बिहार बंद बुलाया गया। इस बीच इस मामले में अब खान सर का भी नाम सामने आने लगा है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने बुधवार को खान सर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद से ही ये संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में खान सर के खिलाफ भी जांच हो सकती है। आपको बता दें कि खान सर का विवादों से पुराना नाता रहा है। जब बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग चलाने वाले खान सर अपने पढ़ाने की शैली यानी कि पढ़ाने के अंदाज को लेकर के पूरे देश में मशहूर हैं। जब उनका जन्म उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में 1993 में हुआ था। खान सर के पिता एक सेना अधिकारी थे। ऐसे में उनकी भी ये सपना था कि वो भी अपने पिता की तरह सेना में जाकर के देश की सेवा करें। इसके लिए उन्होंने बचपन से ही खूब लगन से पढ़ाई की और एनडीए की परीक्षा पास भी कर ली थी, लेकिन तब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। खान सर के असली नाम को लेकर के हमेशा संयम बरकरार रहता है। तो आपको हम बताएंगे अभी कि आखिर खान सर का असल नाम क्या है। तो आपको बता दूं कि खान सर को लोग खान सर के नाम से ही जानते हैं। कोई उनको फैजल खान तो कोई कुछ और नाम से पुकारते हैं, लेकिन उनका असली नाम फैजल खान ही है। खान सर का असली नाम फैजल खान है। अपने पढ़ाने के मनोरंजक अंदाज की शैली के कारण पूरे देश में वे खान सर के नाम से मशहूर हो गए हैं। पढ़ाने के अलावा खान सर ने जनरल नॉलेज और साइंस की अनेक किताबें हिंदी और उर्दू भाषा में लिखी है। अगली खबर की ओर बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के बयान पर अब सियासत तेज होने लगी है। जी हाँ, गुजराती समाज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर अब कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ के सर्व गुजराती समाज के अध्यक्ष प्रतिशेष गांधी के साथ समाज से जुड़े हुए लोगों ने शनिवार को कोतवाली थाने पहुंच करके एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 21 मार्च को जो बयान दिया था, उसे लेकर के छत्तीसगढ़ गुजराती समाज के अध्यक्ष पी गांधी ने धमतरी कोतवाली थाने में शिकायत की है। प्रीतेश गांधी ने कहा है कि गुजराती समाज चाहता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उचित कार्रवाई की जाए। उनका यह बयान हम सभी का अपमान है। आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 21 मार्च को मीडिया में बयान दिया था कि सीबीआई की लगातार छापेमारी मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था। तेजस्वी यादव ने समूचे गुजरातियों को ठग कहा था, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर कानूनी शिकंजा भी कसा जाए। इस मामले पर ऑलरेडी पहले से ही तेजस्वी यादव पर कानूनी शिकंजा कसी जा रही है, जहां उनको रोज रोज सीबीआई दफ्तर जाना पड़ता है। जहां अब एक और मामला सामने आने के बाद तेजस्वी यादव के ऊपर मुसीबत की घड़ी आ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि देश का सबसे प्रदूषित शहर बिहार का भागलपुर रहा, जहां शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिकतम 308 दर्ज किया गया। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसित सीमा से हवा का प्रदूषण 7.5 गुना अधिक दर्ज किया गया है। जब बिहार के भागलपुर जिले का प्रदूषण स्तर शनिवार को और अधिक बिगड़ गया, जहां रविवार को आज भी यही हाल है। जी हाँ, 26 मार्च को भागलपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। हवा में धूलकण की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। इस कारण हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिकतम 308 रिकॉर्ड किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की आनुशांसिक सीमा से हवा का प्रदूषण 7.5 गुना अधिक रहा। तो
बात करते हैं कि बिहार में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी साल पूरी कर लेने का ऐलान शिक्षा मंत्री ने किया है। जहाँ शिक्षा मंत्री के अनुसार कॉलेज में भी शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। यह सत्र भी नियमित किया जा रहा है। जब विधान परिषद में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, सदन को ये जानकारी दी है कि बीजेपी सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार के प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि अब सभी कोटे के शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। यह नई नियमावली बन गई है। मंत्री ने बताया है कि वर्तमान में स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। सॉफ्टवेयर ट्रायल के बाद स्थानांतरण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बिजली दर में 24% से अधिक बढ़ोतरी की विद्युत विनियामक आयोग की घोषणा के बाद उपभोक्ताओं की आस अब बिहार सरकार पर टिक गई है। बिजली आपूर्ति कंपनियों ने 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में बिजली आपूर्ति पर होने वाले औसत खर्च में करीब 22% यानी कि 4,800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। ऐसे में अगर बिहार सरकार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान देगी तभी वर्तमान टैरिफ दर में बरकरार रखा जा सकेगा। जब सरकार ने 2022-23 में उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए कंपनी को 7,801 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत था। दोस्तों बात करेंगे कि हज 2023 के लिए बिहार भर से इस बार कुल 5,633 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन दिया है। इस बार पटना से सबसे अधिक 658 लोगों ने हज के लिए आवेदन दिया है, जहां वहीं सबसे कम शेखपुरा से 4 लोगों ने आवेदन दिया है। इस बार हज के लिए जायरीनों का पहला काफिला 21 मई को रवाना होगा, जबकि अंतिम काफिला 22 जून को रवाना होगा। जब बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष अब्दुल हक ने बताया है कि इस बार गया इंकॉर्पोरेशन पॉइंट को भी रिस्टोर कर दिया गया है। इससे बिहार के हज यात्री गया एयरपोर्ट से भी हज यात्रा के लिए उड़ान भर सकेंगे। दोस्तों बात करेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने को लेकर के बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोगों को हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का कानून पसंद है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर छाती पीट रहे हैं। जब कांग्रेस ने आज तक किया है क्या है वे जनता देख रही है। जब विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानना कांग्रेस की पुरानी आदत है। जब इनके नेता हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के समय से ही लीजिए, इंदिरा गांधी की भी सदस्यता गई, सोनिया गांधी की सदस्यता गई और आज राहुल गांधी की भी सदस्यता चली गई। जो प्रधानमंत्री को चोर कहेगा, क्या उनकी सदस्यता नहीं जाएगी? एक बार कोर्ट ने उनको माफ कर दिया, दूसरी बार इनकी सदस्यता चली गई। विधायक ने आगे कहा है कि इनको यहाँ का कानून पसंद नहीं है, जो अपने हिसाब से कानून को चलाना चाहते हैं, यहाँ के कानूनों को ठेंगे पर रखते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान का कानून पसंद है, यही इनकी आदत है, इसलिए अभी छाती पीट रहे हैं। इनको हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा नहीं है, कानून को मानते ही नहीं है और कहते हैं कि सजा हो गई है, गलती हो गई तो फिर सजा को भुगतना तो पड़ेगा ही। ये कहना है बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू का। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में एक ऐसा पेड़ भी है जो सबसे अमीर है। इतना ही नहीं बल्कि इस पेड़ की सुरक्षा पर सरकार ने 64 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। आपको बता दूं कि ये कोई आम पेड़ नहीं है बल्कि बोध वृक्ष है, जो मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। दरअसल इस पेड़ का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है और इसका इतिहास 2500 साल पुराना है। इसकी 24 घंटे वर्दीधारी हथियारबंद पुलिस पेड़ की रक्षा करती है। हालांकि अभी ये पेड़ कीड़ों की वजह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इस पेड़ को बचाने की कोशिश तेज हो चुकी है। इस अनोखी पेड़ का इतिहास 2500 साल पहले से शुरू होता है। बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में वट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी बौद्ध वृक्ष का महत्व बढ़ गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस पेड़ की पूजा करने लगे थे, जब फिर ज़्यादातर बौद्ध स्थलों पर इस पेड़ को लगाया जाने लगा है। बताया जाता है कि करीब 269 ईसा पूर्व अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सांची में स्तूप बना और बौद्ध धर्म के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ा। इसके बाद अशोक ने अपने दूत श्रीलंका भेजे और फिर उसके साथ सांची में लगे वट वृक्ष की शाखा को भी वहां भेजा था। आपको बता दें कि 2012 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे भारत आए थे, जहां उस समय राजपक्षे अपने साथ ऐतिहासिक वट वृक्ष की छाया में पनपने वाले पेड़ की शाखा लेकर के आए थे। कहा जाता है कि राजपक्षे जो शाखा अपने साथ लेकर आए थे वह अशोक के उपहार के बौद्ध वृक्ष के वंशानुक्रम का ही पेड़ था।
दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर कथित हिंसा के फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने लगातार चौथे दिन पूछताछ जारी कर रखी है। इस पूछताछ में ईओयू को कुछ अहम जानकारियां मिली है। हालांकि मनीष कश्यप ने कुछ सवालों का टाल दिया है। फिलहाल ईओयू मनीष कश्यप का मोबाइल बरामद करने में जुटी है, जिसको लेकर के अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। जहां उसका मोबाइल पूरे प्रकरण की जांच में बड़ा साक्ष्य साबित हो सकता है। जहां उसमें न केवल वीडियो बनाने के डिजिटल साक्ष्य मिल सकते हैं, बल्कि उसके व्हाट्सएप चैट में भी मिल सकता है। ईओयू टीम मनीष कश्यप से लगातार उसके मोबाइल के बारे में पूछ रही है। जहां सूत्रों के अनुसार मनीष कश्यप ने पहले ये बताया कि उसका मोबाइल नोएडा के फ्लैट में है। ईओयू की एक टीम ने नोएडा जाकर के उसके फ्लैट की तलाशी भी ली, मगर मोबाइल नहीं मिला। इस बीच वे मोबाइल के बारे में जानकारी देने की में लगातार आनाकानी कर रहा है। मनीष कश्यप से अभी 4 दिन और पूछताछ करेगी। ईओयू की टीम मनीष कश्यप से सोमवार तक पूछताछ करेगी, यानी कि आज तक। फिर रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे वापस न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप से पूछताछ करने की तैयारी में है। जहां इसके लिए उसने कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड लेने की अर्जी भी दी है। जहां अगले सप्ताह इस पर निर्णय हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश और दुनिया में ऐसे कई अरबपति बिजनेसमैन हैं जो अकुत संपत्ति होने के बावजूद भी अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहते हैं। अनिल अग्रवाल भी ऐसे ही एक बिजनेसमैन टाइकून है, जहां पैसा इतना है कि हम और आप हिसाब लगाने में भी गड़बड़ी कर जाएं, और उसका व्यक्तिगत इतना साधारण है कि लोग उन्हें एक आम आदमी समझने की भूल कर बैठे हैं। बिहार से नाता रखते हैं और बिहार के पृष्ठभूमि से उठे शायद ये सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। हम जिस अनिल अग्रवाल की बात कर रहे हैं वे वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन है। जहाँ उन्होंने कई मौके पर ये बताने की कोशिश की है कि वे बिहार की मिट्टी से कितना लगाव रखते हैं। जहाँ बिहार की विश्व प्रसिद्ध डिश लिट्टी चोखा के तो वे कायल हैं। खास बात यह है कि 1,98,000 करोड़ की कंपनी चलाने वाले अनिल अग्रवाल औद्योगिक तौर पर पिछड़े माने जाने वाले राज्य बिहार से आते हैं। जहां फोर्ब्स के मुताबिक उनकी निजी संपत्ति 16,400 करोड़ रुपए है। उनके परिवार की कुल संपत्ति 32,000 करोड़ रुपए से अधिक है। अब इनका कारोबार भारत के साथ ही दुनिया के तमाम दूसरे देशों में भी है। ट्विटर पर अग्रवाल के 1,63,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जब वे अपने अकाउंट पर मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते हैं। जब पिछले हफ्ते उन्होंने प्यारे लिट्टी चोखा के साथ एक फोटो भी शेयर की थी। हाल ही में बिहार दौरे पर आए अनिल अग्रवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कहते हैं कि घर वही है जहां तेरा दिल है। मेरा दिल, मेरा बचपन, मेरा सब कुछ इस खाने की थाली में है। मुझे हाल ही में उन गलियों में वापस जाने का मौका मिला जहां मैं बड़ा हुआ था, और सबसे पहले मैंने लिट्टी को धनिया चटनी और फिर बैगन चोखा के साथ खाया। जीवन के 75 वसंत पूरा करने वाले अनिल अग्रवाल का बचपन बिहार की राजधानी पटना में व्यतीत हुआ है। उनका जन्म 1954 में बिहार के पटना में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इस बड़े उद्योगपति की पढ़ाई पटना के एक सरकारी स्कूल मिलर हाई स्कूल से हुई है। अनिल अग्रवाल के पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल एल्युमिनियम कंडक्टर के छोटे व्यवसायी थे। अनिल अग्रवाल ने शुरुआत में अपने पिता के बिजनेस में भी हाथ बटाया। युवा अवस्था में प्रवेश करते ही नई संभावनाओं की तलाश में मुंबई चले गए थे और वहीं से अपने बिजनेस शुरू किए, और आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि हम और आप वहां तक जाने के लिए सोच भी नहीं सकते। दोस्तों बात करेंगे कि बॉलीवुड के मशहूर कलाकार संजय मिश्रा को कौन नहीं जानता। जहां अपने अभिनय से उन्होंने लोगों को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जब बिहार की धरती पर अब उनका आगमन हुआ है। जब कलाकार संजय मिश्रा भागलपुर आए हैं, उन्होंने कहा कि 20 से 25 मिनट में नहीं बता सकता कि भागलपुर कैसा है। जब कुछ शहर होते हैं, कुछ शहरों से रिश्ता होता है। भागलपुर शहर से तो मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की ताज़ी हरी सब्जी मुझे काफ़ी पसंद है। भागलपुर में मेरी नानी का घर है, तो फिर बचपन में भागलपुर आना जाना हुआ करता था। यहाँ की सब्जियां मुझे काफ़ी पसंद है। दरअसल संजय मिश्रा भागलपुर पहुंचे। उन्होंने अपने नानी के घर पहुंच करके खूब मस्ती भी की। उनका भागलपुर में आने का मुख्य 2 मकसद है। एक तो उनकी मामी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिनसे वो मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए। तो फिर वहीं दूसरी ओर भागलपुर की बेटी महलिया बोध उनके साथ हिंदी सिनेमा में काम करने जा रही है, जहां उनसे भी मुलाकात करने हुए आए हैं। आपको बता दो कि भागलपुर की बेटी महालिया बौद्ध हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन संजय मिश्रा के साथ काम करने वाली है, जब वह उनके साथ फिल्म में नजर आएगी। इसी फिल्म को लेकर के बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता कॉमेडियन संजय मिश्रा अपने ननिहाल भागलपुर आए थे। जब भागलपुर में आने के बाद उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद किया, बताया कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया है। जब वहीं उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के बारे में भी लोगों को बताया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कथित गुंडा बैंक की जांच पिछले साल तेज हुई तो फिर सूदखोरों के अंदर खौफ पैदा हुआ था। जहाँ इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी ने कई सूदखोरों की नींद उड़ा दी थी। जहाँ कटिहार के एक परिवार ने कर्ज के बोझ और फिर उसे वसूलने वालों की प्रताड़ना से तंग आकर के अपनी ज़िंदगी समाप्त कर दी थी। जहाँ इसकी सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच शुरू की गई थी। जहाँ एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ था। जहाँ बिहार में कई जगहों पर ऐसे सूदखोरों को चिन्हित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसके जाँच की आँच धीमा हो गई और अब फिर से सूदखोरों का दहशत बढ़ने लगा है। कटिहार में सूदखोरों के चक्रव्यूह में घिरे एक दंपति ने साल 2020 में अपने मासूम बेटे को जहर खिलाया और फिर दोनों पति पत्नी फंदे से झुलस गए। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई तो फिर गुंडा बैंकरों के फंड को कुचलने का निर्देश दिया गया। इनकम टैक्स ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। भागलपुर में रिकॉर्ड समय तक लगातार छापेमारी की गई थी। वहीं अब इसकी जाँच की आँच कम पड़ गई है तो फिर सूदखोर लगातार दहशत मचाना शुरू कर दिया है। सुपौल की एक ताज़ा घटना ने इस तरफ फिर से एक बार सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब सुपौल के नदी घर थाना क्षेत्र में कर्ज का पैसा वापस नहीं देने पर एक महादलित परिवार के साथ मारपीट करने और अपराधी साबित करने के लिए उसके कमर में कट्टा देकर के वीडियो वायरल करने का मामला प्रकाश में आया। दोस्तों बात करते हैं कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा को अत्यधिक बताया है और सत्तारूढ़ दल से कांग्रेस नेता की सदस्यता के संबंध में बड़ा दिल दिखाने का आग्रह किया है। जब प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज अभियान के तहत अपने गृह प्रदेश बिहार का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस ये संदेश जनता तक पहुँचाने के लिए अच्छी तरीके से तैयार नहीं दिख रही है। इसके साथ अन्याय हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के प्रति सम्मान के साथ राहुल गांधी को दी गई सजा अत्यधिक प्रतीत होती है। चुनाव के समय में लोग तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। ये पहला उदाहरण नहीं था और फिर न ही ये कोई अंतिम उदाहरण होने वाला है। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी और फिर कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मानहानि का मामला उसके लिए 2 साल की जेल अत्यधिक प्रतीत होती है। मैं केंद्र की सरकार को अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रसिद्ध पंक्ति की याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन जाता। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में सीबीआई ने शनिवार को पूछताछ की है। तेजस्वी यादव से ये पूछताछ 9 घंटे तक चली। शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई ये पूछताछ रात 8 बजे तक चली। इस दौरान तेजस्वी यादव दोपहर में करीब 1 घंटे की लंच करने के लिए मोहलत दी गई। इसके बाद उनसे फिर दूसरे राउंड की पूछताछ हुई। सीबीआई के अधिकारियों की टीम ने बंद कमरे में उनसे लगातार कई सवाल पूछे। जब पूछे गए सभी सवालों का तेजस्वी यादव दिए गए जवाब को बाकायदा रिकॉर्ड किया है। इस पूछताछ में सीबीआई के सिर्फ उन्हीं अफसरों को शामिल किया गया था जो इस केस से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। फिलहाल इस पूछताछ से संबंधित कोई भी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई से इस घोटाले से संबंधित सभी बातें तेजस्वी यादव से जानने की कोशिश की है। दोस्तों बात करेंगे कि नीतीश कैबिनेट की बैठक 36 एजेंडों पर मोहर लगी है। जहां कैबिनेट की बैठक में सीनियर आईएएस दीपक कुमार की सेवा विस्तार प्रस्ताव पर मोहर लगी है। दीपक कुमार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। जहां इसके साथ ही मंत्रियों के वेतन भत्ता में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। नीतीश सरकार ने विधायकों, विधान पार्षदों के साथ विधानमंडल में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और फिर सचेतक के वेतन भत्ते में वृद्धि पहले से ही कर दी थी। अब बिहार सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते में वृद्धि की है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट का मोहर लगते ही मंत्रियों के वेतन भत्ते में एक मुश्त 30 से 35 हज़ार की बढ़ोतरी हो जाएगी। मंगलवार को आयोजित बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति दे दी गई है। यह जानकारों का कहना है कि वेतन भत्ते में वृद्धि प्रतिमाह 30 से 35 हज़ार की गई है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के मंत्रियों का वेतन और फिर भत्ता अब करीब 2,70,000 रुपये हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार से सीबीआई और ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। इसी दौरान बीते कल भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती से भी केंद्रीय एजेंसी की टीम ने पूछताछ की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसको लेकर के अब बिहार की सियासत गर्म हो गई है। उनके इस बयान पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि झुकने का मतलब क्या होता है। जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर भी नहीं झुकने के कारण ही 4 मामले में सजा हुई है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव जोर शोर से चिल्लाकर कहते हैं कि वे ना तो झुकेंगे और ना ही रुकेंगे, लेकिन शायद उन्हें बात
समझ में नहीं आ रही है कि सीबीआई और ईडी के खिलाफ पुख्ता सबूत है। इसके बाद उनको किसी भी हाल में झुकना होगा, वरना उन्हें भी अपने पिता की तरह से जेल जाना होगा। जिस तरीके से लालू पर नहीं झुकने के कारण 4 मामले में सजा हुई, उसी तरीके से उन्हें भी नहीं झुकने के कारण काफ़ी तकलीफ होगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बाहर में शेर बनते हैं और जैसे ही सीबीआई और ईडी के पास जाते हैं तो फिर भीगी बिल्ली बन जाते हैं और म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। सीबीआई तेजस्वी के भ्रष्टाचार से जुड़ी कमाई का हिसाब मांग रही है तो फिर उन्हें किसी भी हाल में जवाब तो देना होगा। तेजस्वी यादव को लेकर के काफ़ी पुख्ता सबूत है। आपको बता दूं कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सीबीआई की टीम ने 9 घंटे तक पूछताछ किया है। तेजस्वी यादव से ये पूछताछ राजधानी दिल्ली में स्थित सीबीआई कार्यालय में की गई है। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि हमने जांच एजेंसियों को हमेशा सहयोग किया है। देश का माहौल आजकल आप देख ही रहे हैं, झुकना बहुत आसान है, लड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग ना तो झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। जिसके बाद अब भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने ये बयान दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी मामले को लेकर के लगातार हमलावर हैं। रविवार को पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि नाखून काट करके शहीद होना ये कांग्रेस से सीखनी चाहिए। राहुल गांधी अहंकार में कोर्ट को अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले इस मामले में 32 लोगों की सदस्यता गई है। जब वहीं सीएम नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुश हो रहे हैं कि राहुल गांधी के जाने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए अब उनको मौका मिल जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्याग्रह निकल रहे हैं, ये सत्याग्रह हुए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछड़ों को गाली देने का अधिकार मिले। ये सत्याग्रह हुए दिल्ली में सिख दंगों के सबसे बड़े दोषी जगदीश टाइटलर के नेतृत्व में कर रहे हैं। इस सत्याग्रह से कांग्रेस किसकी सहानुभूति लेना चाहती है। वहीं राहुल गांधी के ट्विटर पर डिस्क्वालीफाइड सांसद लिखे जाने पर उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूं। न्यायालय में माफ़ी मांगने का मौका मिला लेकिन पिछड़ों से माफ़ी नहीं मांगे। पीएम नरेंद्र मोदी पिछड़े समाज से होकर भी आज प्रधानमंत्री हैं तो फिर उनको दुख होता है। राहुल गांधी को लिखना ही पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर जीत हासिल करने के लिए जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कमान उन्हें ही दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ क्षेत्रीय दलों और फिर कांग्रेस को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई के मुख्यालय पर 8 घंटे से अधिक समय तक हुई पूछताछ के बाद वहां से निकल रहे तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देने में कहा कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है। जब बिहार में हम बड़ी पार्टी हैं लेकिन कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। लालू जी, नीतीश जी और फिर हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल एक साथ आए और फिर ये तय करें कि आगे का रास्ता क्या होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बात स्पष्ट की है कि हमने पहले भी कहा है कि जहाँ भी क्षेत्रीय दल मजबूत है उन्हें कमान मिलना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जहाँ भी भाजपा से सीधा मुकाबला है कांग्रेस को उनसे मुकाबला करना चाहिए। ऐसी लगभग 200 सीटें हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार सुबह कांग्रेस नेता पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सत्याग्रह पर बैठ गए। यह कांग्रेस नेता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेसी हम गांधी है, हमारे फैसले फौलादी है कहते हुए नारेबाजी करने लगे। यह कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा समेत अन्य कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में केंद्रीय एजेंसियों का यानी कि सीबीआई, ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरनेम मामले में जहां एक तरफ राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत से 2 साल की सजा मिली है, वहीं लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की संसदीय को समाप्त करने का नोटिस जारी कर दिया। जहां इसके बाद तो राहुल गांधी के समर्थन में देश के तमाम विपक्षी दल के नेता उतर आए। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल और फिर ममता बनर्जी इसको लेकर के केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव समेत राजद और फिर जदयू के नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ हुए एक्शन को लेकर के तेजस्वी यादव ने
कहा था कि उनके खिलाफ जो भी किया गया वो गलत था। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने तब कहा था कि एजेंसियों के द्वारा विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए काम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही कहा था कि अब जब विपक्षी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो फिर उनके पीछे एजेंसियों को लगा दिया जाता है। ऐसे में अब विपक्ष के नेताओं को एकजुट होने का समय आ गया है ताकि भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। तेजस्वी यादव ने तब राहुल गांधी के समर्थन में लिखा था कि चक्रव्यूह रच विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई से दबिश करवाओ, फिर बात ना बने तो फिर घिनौना षड्यंत्र के अंतर्गत विभिन्न शहरों में आधारहीन मुकदमे करवाओ ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट में कोई कोर कसर ना रह जाए। ये संविधान, लोकतंत्र, राजनीतिक और फिर देश के लिए अति गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पुलिस विभाग ने हाल ही में अपनी आधिकारिक वेबसाइट police.bihar.gov.in पर साल 2023 के लिए आगामी भर्ती अभियान के बारे में एक नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और अन्य सहित कई पदों के लिए कुल 7,808 रिक्तियों को भरना है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए संभावना है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इसके लिए आवेदन अप्रैल महीने में शुरू हो सकती है। जब बिहार पुलिस विभाग के इन खाली पड़े पदों के लिए वे सभी उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य होंगे जो आवश्यक योग्यता, आयु सीमा और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं। जहाँ इन पदों के लिए आवेदन करने से कोई इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले योग्यता मापदंड, चयन प्रक्रिया और फिर आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए अन्य विवरणों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। दोस्तों, बात करेंगे कि इंडिया टीवी के चर्चित शो सवाल तो बनता है में इस बार सवालों के घेरे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। जहां उन्होंने इंडिया टीवी की एंकर सौरभ शर्मा के तीखे सवालों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी एकता, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उनकी रणनीति और हाल के दिनों में राजस्थान में हुई घटना को लेकर के कई बड़ी बातें कही है। चुनाव में अक्सर उन्हें और उनकी पार्टी AIMIM को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। इस आरोप को लेकर भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक लोकतांत्रिक देश है, जी हाँ, यहाँ कोई भी व्यक्ति और पार्टी चुनाव लड़ सकती है और इसी संवैधानिक अधिकार के तहत हम चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा है कि चुनाव में सेकुलर बनने का काम केवल मुसलमानों को सौंप दिया जाता है और उन्हें खौफ दिखाया जाता है कि बीजेपी को हराओ और इस दौरान मुसलमान खुद हार जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी मुसलमान को अपनी देशभक्ति साबित करने को कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि मोदी सरनेम को लेकर के बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से संसदीय रद्द होने के मामले पर बीजेपी ने कहा कि पिछड़ों को अपमानित करने की सजा राहुल गांधी को मिली है, इसमें भाजपा की कोई भी भूमिका नहीं है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में देश के बड़े बड़े वकीलों की फौज है। इसके रहते किसी ने कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या थी? कहीं कांग्रेस के अंदर से ही राहुल गांधी के खिलाफ साजिश तो नहीं रची गई है? बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ पटना की निचली अदालत में अप्रैल महीने में सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी ने अपने बयान ने पिछड़ों का अपमान किया था, इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ खुद मैंने पटना में मुकदमा दाखिल किया था। राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट के फैसले के कारण गई है। इसमें बीजेपी की कोई भी भूमिका नहीं है। जब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से ही राहुल गांधी के खिलाफ साजिश तो नहीं रची गई, क्योंकि पार्टी में बड़े वकीलों के रहते किसी ने कोर्ट में मजबूती से इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा। सुशील कुमार मोदी ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और फिर तेजस्वी यादव पर यक्षन से नीतीश कुमार खुश हैं। इस वक्त नीतीश कुमार आनंद ले रहे हैं। राहुल गांधी पर यक्षन से अब उनके पीएम बनने वाले मिशन को उम्मीद दिख रही है। उधर तेजस्वी यादव पर केंद्रीय एजेंसियों के यक्षन से नीतीश पर दबाव कम हुआ है। राहुल और तेजस्वी की परिस्थितियों पर नीतीश आनंद ले रहे हैं। ये अलग बात है कि दिखाने के लिए वे अलग बयान दे रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश की सियासत में जिस राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, उन्हीं राहुल गांधी की राजनीति पर कुछ सालों के लिए पूर्ण विराम लग गया है। 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। सजा के बाद नियमों के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई, जिस पर देश में जमकर के सियासी महाभारत मची हुई है।
राहुल गांधी ने अपने संसदीय खत्म होने पर कहा कि वे गांधी है जो किसी से डरते नहीं हैं और माफ़ी भी नहीं मानते। ये बातें कहते हुए उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा था। अब राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल के बायो पर लिख करके अपने समर्थकों से अपनी बात कही है। राहुल गांधी ने अपनी सांसदी खत्म होने के बाद अपने बायो के आखिरी में खुद को डिस्क्वालीफाइड एमपी लिखा है कि दिस इज़ द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ राहुल गांधी, मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, डिस्क्वालीफाई एमपी। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल के बायो के आखिरी में ये लिखा है। राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना आने के करीब 3 घंटे बाद ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा था कि मैं भारत की आज़ाद के लिए आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने बोला कि सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुझे जवाब देने का कोई भी मौका मिला, मैं लोकतंत्र के लिए लड़ा हूं, आगे भी लड़ता रहूँगा। आयोग ठहरा करके मेरा मुँह बंद नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आरजेडी ने बीजेपी पर जम करके हमला बोला है। जी हां, पार्टी प्रवक्ता यानी कि आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि गौतम अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी द्वारा ओबीसी के नाम पर अपने दोहरे चरित्र का परिचय दिया जा रहा है। चित्तरंजन गगन ने कहा है कि आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अडानी और बीजेपी के बीच का रिश्ता क्या है, जो केंद्र सरकार से लेकर के पूरी बीजेपी अडानी के बचाव में खड़ी है। आरजेडी प्रवक्ता ने बीजेपी से जानना चाहा कि जिस मोदी सरनेम को लेकर के ओबीसी का अपमान बताया जा रहा है, उसी सरनेम को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी करने वाली खुशबू सुंदर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य कैसी बन गई और उनको राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बना करके और फिर राज्य मंत्री का दर्जा देकर के सम्मानित क्यों किया गया। राहुल गांधी ने तो कुछ नामों को लेकर के सवाल किया था कि इन सब के सरनेम मोदी कैसे हैं, पर खुशबू सुंदर ने तो अपने ट्विटर में मोदी सरनेम वाले समस्त समुदाय को ही अपमानित किया था। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।